नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पढ़ाई करते होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं, क्रैश कोर्स पढ़ने वाले हैं ना। यानी आज हम लोग क्रैश कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं, पहला चैप्टर को। 1 से 2 वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे संभवतः। एक वीडियो में सब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दे देंगे, हो सकता है। आप लोग जितना देर जुड़े रहिएगा उस अनुसार हम वीडियो देंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, स्किप नहीं कीजिए और समय समय पर शेयर करते रहें। हम बोले तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ना। तो हम ना देर करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है और शुरुआत में ही एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ये है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। क्वेश्चन ये बोला गया है कि इटली के एकीकरण में, यानी कि इटली के जो एकीकरण हुआ था उसमें मेजनी का क्या संबंध था। मेजनी का क्या संबंध था, देखिए समझिएगा। तो इटली के एकीकरण में मेजनी के बारे में यह कहा गया है बोला गया है कि इटली के एकीकरण में मेजनी के बारे में यह कहा गया है कि मेजनी एक प्रसिद्ध साहित्यकार, यानी मेजनी कौन थे? एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। बोला गया है कि मेजनी जो थे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे और योग्य सेनापति भी थे। योग्य सेनापति का मतलब होता है सेना का कमांड करने वाले को सेनापति कहा जाता था, है ना। तो ये योग्य सेनापति थे, मतलब काम करने लायक ये थे, ठीक है। और उसमें आदर्शवादी गुण अधिक था। मेजनी में आदर्शवादी गुण ज्यादा था, जिससे कि और व्यवहारिक गुण कम थे। यानी व्यवहार के अनुसार गुण करने वाले इसमें कम था, आदर्शवादी गुण ज्यादा था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। बोला गया है कि 1831 में मेजनी जो है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। किन्होंने? मेजनी ने। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी। यंग इटली संस्था का गठन कब किया गया, स्थापना कब किया गया? 1831 में। ध्यान रहे, संस्था ने बोला कि संस्था जो है ये यंग इटली संस्था जो था, संस्था ने मेजनी इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मतलब बोला गया है कि इस संस्था को निर्माण करने में, स्थापना करने में मेजनी जी का बहुत योगदान था। मेजनी जी का बहुत योगदान था, ठीक है। आगे चलकर मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन कर दिया। आगे बढ़ते गया, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते गया। एक दिन ऐसा समय आया कि मेजनी एक संस्था का गठन और कर डाला, जिसका नाम है यंग यूरोप। जिसका नाम क्या है? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर डाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें और है, इटली में चल रहे एकीकरण को प्रोत्साहित किया। उस समय इटली में क्या एक अभियान चल रहा था? इटली एकीकरण अभियान क्या चल रहा था? इटली एकीकरण का अभियान चल रहा था। उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत प्रयास किया, जिससे एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जब इन्होंने अपना एकीकरण का प्रस्तावना दिया, लोगों को लगा कि नहीं, एकीकरण अगर हो जाएगा तो सही रहेगा। तो इसका काम भी, एकीकरण का मार्ग भी इन्होंने क्या किए? प्रशस्त किया, रास्ता खुला किया। इन्होंने, मेजनी साहब ने, ठीक है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें। यानी कि बोला गया जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, उसको संक्षिप्त में बताना है, उसको संक्षिप्त में बताना है, संक्षिप्त में कहना है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करते हुए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का वर्णन करते हुए यह कहा गया, क्या कहा गया सुनिए, यह कहा गया है कि बिस्मार्क जो जर्मन डायर में पर्सा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, बोला गया है बिस्मार्क जो थे जर्मन डायर में पर्सा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। यानी कि ये जर्मन डायर में बिस्मार्क जो थे जर्मन डायर में पर्सा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह प्रारंभ से ही हेगेल के विचारों से प्रभावित था। बोला गया है बिस्मार्क क्या थे, हेगेल के विचार से प्रभावित थे। किसके विचार से प्रभावित थे, हेगेल के विचार से प्रभावित थे। ठीक है, और जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीतिज्ञ का लगातार परिचय देता आ रहा था। जर्मनी का संसद था, जर्मन का संसद था, उसमें इन्होंने सफल का मतलब क्या होता है कि वो जो भी बोलते उस काम को सफल वो कर देते थे। सफल कूटनीतिज्ञ का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे। इन्होंने क्या करते थे, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यानी कि इन्होंने क्या किए, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में प्रयास, यानी एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यानी प्रयास करते रहा कि नहीं एक जर्मनी, इसका जो है जर्मनी का एकीकरण हो, से बाधा नहीं आए, अच्छा से एकीकरण हो जाए। उसकी कूटनीतिज्ञ सफलता थी कि, यानी इसकी कूटनीति की सफलता ये था कि चाहे उदारवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी या राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। यानी कोई भी थे, अगर उदारवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है, कट्टरवादी भी है, जो भी है, सब उसको क्या समझते थे, बिस्मार्क जी को अपने विचारों का समर्थक समझते थे। यानी सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था और इन्होंने जान रहा था कि अगर हमारे पर सैन्य शक्ति नहीं आएगा, हमारे पास सैन्य शक्ति नहीं होगा, तो हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जान रहे थे बिस्मार्क साहब कि अगर सैन्य शक्ति नहीं होगा, सैन्य शक्ति के बिना हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने सैन्य शक्ति को ज्यादा महत्व दिया, सेना का गठन करना शुरू कर दिया। इसलिए उसे रक्त और लोह की नीति का अनुसरण किया। यानी बोला इसलिए उसने जो है, किसने, बिस्मार्क जो है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त और लोह की नीति का अनुसरण किसने किया, अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। ठीक है, जिसका तात्पर्य यह था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। यानी लोह एवं रक्त की नीति का मतलब ये होता है, तात्पर्य ये होता है, शाब्दिक अर्थ ये होता है कि सैन्य शक्ति, सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। अगर सैन्य शक्ति नहीं होगा तो जर्मनी का एकीकरण करना संभव बिल्कुल नहीं है। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य संभावित था। यानी बिस्मार्क की नीति के अनुसार, यानी बिस्मार्क की नीति के अनुसार जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य संभावित था। यानी वो कह रहे थे कि अगर हम एकीकरण करना चाहेंगे जर्मनी का, ऑस्ट्रिया से युद्ध करना ही पड़ेगा। जब तक ऑस्ट्रिया से युद्ध नहीं करेंगे तो उसका एकीकरण हो ही नहीं सकता है। लेकिन वह ऑस्ट्रिया को
आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। यानी वो क्या किए, ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी करना साबित कर दिया कि ये आक्रमणकारी है, ये आंदोलनकारी है, माने आतंकवादी है, ऐसा साबित उन्होंने कर दिए। चलते नेक्स्ट क्या है, आगे चलकर बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल संधि कर ली। यानी बोला गया है आगे चलकर बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली। इसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रिया क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। यानी ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में जब इमैनुअल से जब संधि कर लिया बिस्मार्क ने, तो इसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा से युद्ध होना तय था। इटली को ऑस्ट्रिया क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। इटली को क्या था, ऑस्ट्रिया क्षेत्र पर आक्रमण करना था। ठीक है, अंततः अपने अपमान से क्रोधित होकर ऑस्ट्रिया पर्सा के खिलाफ सेडावा में युद्ध की घोषणा कर दी। उसको क्या लगा भाई, क्रोध हो गया, भाई हमारे ऊपर आक्रमण क्यों कर रहा है भाई, इसको क्रोध आ गया, ऑस्ट्रिया को क्रोध आ गया कि हमारे ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है, क्यों करेगा हमारे ऊपर आक्रमण भाई। तो इन्होंने कुरहद गया। अब कुरहदने के बाद इन्होंने ऑस्ट्रिया जो है पर्सा के खिलाफ क्या किया, सेडावा में युद्ध की घोषणा कर दी। भाई सेडावा में आओ, तुम फरिया लेंगे। क्या बोला ऑस्ट्रिया, क्या बोला पर्सा को कि पर्सा तुम ऑस्ट्रिया जो है पर्सा को बोला ऑस्ट्रिया कि आओ सेडावा, तुमको हम देख लेंगे कितना तुम में सब छकता है, हमने शक्ति है, सो फरिया लेंगे हम तुमसे, है ना, ऐसा बोले। तो और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया। यानी ऑस्ट्रिया जो थे दोनों तरफ फंस गया, इधर जर्मनी भी था, इधर ये क्या बोलते हैं पर्सा भी था, दोनों तरफ से क्या हुआ, फंसकर हार गया, पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया के पराजित होते ही जर्मनी का एकीकरण हो गया। यानी जो ही ऑस्ट्रिया हारा तो जर्मनी का एकीकरण हो गया। उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के विशेष भूमिका थी। बोला गया है इस उपयुक्त जो विवरण हम दिए हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की विशेष भूमिका थी। किसकी भूमिका थी, बिस्मार्क की विशेष भूमिका थी। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन के निशान पर क्लिक भी कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, और एक घोषणा ये है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप है साइंस हब 274 के नाम से चलता है टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, वहां पे आप जाएं, जुड़ जाएं, और जितना भी क्रैश कोर्स का पीडीएफ है वहीं पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप साइंस हब 274 में जाकर जुड़े, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारा पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इधर बौखने से कोई जरूरी नहीं है, और सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। बिहार का कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो कि आपको फ्री में पीडीएफ दे रहा हो, फ्री में क्लास ले रहा हो, फ्री में क्रैश कोर्स कर रहा है। यहाँ तक कि आपसे ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसा भी लिया जा रहा है, ग्रुप में जोड़ने के लिए पैसा लिया जा रहा है कि आपको ग्रुप में जोड़ेंगे पैसा आपको देना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ध्यान रहे, आप लोग उस झांसे में ना जाएं, झांसे में ना पड़े, आप लोग सीधी साइंस हब 274 में ज्वाइन करें, आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। बोला इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ध्यान रहे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना, देख लीजिए। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं थी। बोला गया है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक देश है, एक राष्ट्र था, इसलिए इसका कोई भूमिका नहीं था। ठीक है, क्योंकि वह इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ था।
यानी ये चाहता था, ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो, दोनों का एकीकरण नहीं हो। अगर एकीकरण हो जाएगा तो हम इसको हड़प नहीं पाएंगे, इसको सता नहीं पाएंगे, इस पर राज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वह जानता था कि अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण होगा तो उस पर से मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इन लोगों ने जान रहे थे कि अगर इसका एकीकरण हो जाएगा तो उस पर से मेरा अधिकार समाप्त हो जाएगा। आशा करते इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। देखो बोला गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा हम इस प्रकार करते हैं कि गेरिबाल्डी जो थे पेशे से एक नाविक था, नाव चलाने वाले थे। क्या थे वो? गेरिबाल्डी जो थे पेशे से, पेशेवर से, काम करने वाले से क्या थे वो? नाविक थे। क्या काम करते थे? नाव चलाने का काम वो क्या करते थे। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। यानी उन्होंने क्या किए, उनका जो कर्मचारी था और स्वयं सेवक जो थे उनका एक सशस्त्र सेना बनाई, यानी सेना बनाया। अब उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। यानी गेरिबाल्डी जो थे अपने सशस्त्र सेना को लेकर इटली चला गया। कहाँ चला गया? इटली चला गया। इटली में जगह का नाम है सिसिली और नेपल्स। इटली के जो जगह है सिसिली और नेपल्स पर उन्होंने आक्रमण कर दिए। क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए, जिससे इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी इटली का एकीकरण हो गया। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? अगर गेरिबाल्डी जो है सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण नहीं करता, इसको नहीं हराता, तो इसका एकीकरण करना संभव नहीं था। चलिए आप लोग यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है? मतलब यूरोपीय इतिहास में जो है घेटों का क्या महत्व, क्या अर्थ होता है, क्या शाब्दिक अर्थ है, समझिएगा। यूरोप में घेटो शब्द का उपयोग मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया। देखिए घेटो का मतलब क्या होता है? मध्यकालीन यूरोपीय शहर में, यानी जो मध्यकाल था, मध्यकालीन यूरोप था, उसके मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में, मध्यकाल में यूरोप के शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया। यानी यहूदी की बस्ती को क्या कहा गया? घेटो। जहां यहूदी लोग रहा करते थे उसे क्या कहा गया? घेटो कहा गया। परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म लग गया कि अभी वर्तमान संदर्भ में यह था, संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति एवं समान लोगों के एक साथ रहने वाले बोला गया है कि अभी, परंतु वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान में यह विशेष धर्म बन गया। जाति, प्रजाति, जाति एवं समान लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। बोला गया मध्यकाल में किसको बोला गया घेटो भाई? यूरोपीय शहरों को। किसको बोला गया? यूरोपीय शहरों को बोला गया। और अभी वर्तमान में किसको बोला गया है? विशेष धर्म को घेटो बोला गया है, प्रजाति को घेटो बोला गया है, जाति एवं समान लोगों के एक साथ रहने वाली संस्था को, स्थान को इंगित करता है घेटो। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सभी से एक बार अनुरोध है कि सभी एक बार शेयर कर दे, एक बार इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो लाइक नहीं किए वो लाइक फटाफट ठोक दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेजनी कौन था? बोला कि मेजनी कौन थे भाई? मेजनी का दादा का नाम क्या था, दादी का नाम क्या थी, है ना, इस बारे में जानना है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। बोला गया है कि मेजनी का जो जन्म हुआ 1805 ईस्वी में कहां हुआ था? जेनेवा में हुआ था।
मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक और दार्शनिक था। कहा गया है कि यह क्या थे? यह एक कर्मठ, कर्मठ का मतलब काम करने योग्य, कार्यकर्ता, लेखक, कार्यकर्ता भी थे, लेखक भी थे और दार्शनिक भी था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। इन्होंने क्या किए? 1830 ईस्वी में इन्होंने, मेजनी साहब ने 1830 ईस्वी में क्या चलाए? एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था नागरिक आंदोलन। क्या नाम था जिसका? नागरिक आंदोलन था उसका नाम, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया। लेकिन इसका समर्थन जो है तमाम जनता ने किया था। किसका समर्थन भाई? नागरिक आंदोलन का समर्थन तमाम जनता, यानी सभी जनता लोगों ने किया, सभी लोग इसको समर्थन किया। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की, यानी कि 1831 ईस्वी में इन्होंने, मेजनी साहब ने यंग इटली की स्थापना कर डाला तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। समझिएगा, यंग इटली 1831, यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834, 3 साल के अंतर में इन्होंने 2 स्थापना कर डाले। ठीक है, ये मेजनी का संबंध था। चलिए, 1848 को फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखे। लगे 1848 के वो नहीं की होगा, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। अब देखिए कितना इंपोर्टेंट है भाई, 13, 14, 19, 20, 22, 24, हो सकता है 25 में भी पूछ डाले, कहना मुश्किल है। हम तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं आप लोगों को, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। सब का सब रट लेना है, सब का सब समझ लेना है। रटने से फायदा है कि 2 से 3 मरतबा वीडियो देख लीजिए, रटने से अच्छा होगा 2 से 3 मरतबा वीडियो को देख लीजिए, ध्यान पूर्वक, ध्यान को एकाग्र करके आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहले कारण क्या थे? साम्राज्यवाद का प्रसार, यानी अपने राज्य जो साम्राज्य था उसका प्रसार करना। यानी फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ, ये लोग क्या कर रहे थे? अपने साम्राज्य को दिन प्रतिदिन विस्तार करते जा रहा था। लोगों को बुरा लग गया, भाई तुम विस्तार क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्या कारण है? ठीक है, मध्य वर्ग के ऊपर शासन, यानी मध्यम वर्ग के जो लोग थे उसके ऊपर शासन करना चालू कर दिया। छोटे लोग पर शासन तो कर ही रहा था, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग थे, है ना, उसके ऊपर भी इन लोगों ने शासन करना प्रारंभ कर दिए। राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव, लेकिन वहां पर क्या था? राजनीतिक दल में के संगठन में, जो राजनीतिक दल थे वहां वाले, कहां वाले? फ्रांस के जो राजनीतिक दल थे उसमें देखा संगठन नहीं है, अभाव है। इसको कुछ बोलते वो करता कुछ और है, सब आपस में झगड़े हुए रहते हैं, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति होना तय था। अब अगला क्या है? लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लुई फिलिप की जो असफल हुआ उसको सबसे बड़ा क्रांति का कारण माना गया है, क्योंकि इसने जनता से, यानी लुई फिलिप जो है, इन्होंने जनता से वादा किया। क्या वादा किया? वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो, इन्होंने लुई फिलिप बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे। तमाम जनता को खुश करने के लिए गिज्जो को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इन्होंने क्या बोला? लुई फिलिप क्या बोला कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए हम गिज्जो को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कठोर प्रकृति का व्यक्ति था, इसके काल में भूखमरी और बढ़ गई थी। इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया। देखो, जब इन्होंने क्या किए, प्रधानमंत्री बन गए गीजो ने, तो गीजो क्या थे? इन्होंने कठोर प्रकृति के नेता थे, इन्होंने और हार्ड नियम लगा दिया। जो हार्ड नियम लगा दिया उस काल में क्या हो गया? भूखमरी और हो गई। तो भूखमरी हो गई, लोग मरने लगा, तो क्या किया? इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे नेता और लोग मारे गए
और इसके बाद क्रांति शुरू हो गया। लेकिन बाद में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। फिर बाद में लुई फिलिप क्या हो गया, लुई फिलिप जो है इंग्लैंड भाग गए, हार गए, मनुकुल हार गए और भाग गए इंग्लैंड। भाई हम यहां बचने वाले अब नहीं, क्योंकि आंदोलन शुरू हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। बोला गया है कि वियना कांग्रेस जो था उसका 2 उपलब्धि क्या है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न इस प्रकार हैं। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया। बोला वियना कांग्रेस के द्वारा जो है वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा जो है नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया। नेपोलियन जो संविधान बनाए थे, जो नियम लिखे थे, उस नियम को रद्द कर दिया गया और वियना कांग्रेस का संविधान चालू हो गया। उन्होंने अपना नियम पर काम करना चालू कर दिया। नेपोलियन के द्वारा पैदा हुआ अशांति को पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा शांति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी नेपोलियन जो थे इन्होंने क्या किए, यानी जब उनका राज था तो अपने राज्य में अशांति कर दिया। यानी लोग को इतना झगड़ा झंझट, चोरी चमारी, लूटपाट, मार डेंगा हो रहा था, इतना अशांति लोग हो गया, कहना मुश्किल है, लोग व्याकुल हो गया। और इसको हटाकर वियना कांग्रेस जो है पुनः क्या किए, शांति स्थापित करने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम बोलने जा रहे हैं पुनः फिर से कि जिसको जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप साइंस हब 274 में जुड़ जाएं। अगर नहीं आता है, अगर नहीं मिल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, आप इस पर मैसेज करें 95 70 64 34 05। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और हाय लिखें। हाय लिखने के बाद लिख दें कि सर हमको टेलीग्राम का लिंक चाहिए, हम आपको भेज दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन या तो फिर मेन थीम दिया हुआ है, वहां से आप डाउन जा सकते हैं अंदर। ठीक है, यूट्यूब का जो होता है ना अबाउट, वहां पे दिया हुआ है, वहां से आप अंदर जा सकते हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बोला गया है कि जर्मनीकरण के एकीकरण के लिए बाधा क्या था, यानी मुख्य बाधा क्या था, समझिएगा। तो जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं यह थी कि जर्मनी 300 से ज्यादा छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य बाधा यह था कि जर्मनी जो है 300 से ज्यादा छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था। साथ ही साथ उनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता भी थी, जिस कारण एकीकरण में परेशानी हो रही थी। बोला कि इसमें इतना विषमता था कि 300 छोटे बड़े राज्य में था, विषमता तो हो ही जाएगा क्योंकि सभी लोग अलग अलग राज्य का संचालन कर रहा था और सभी का मत अलग अलग था, इसलिए विषमता तो हो ही जाएगा, तो महीना हो ही जाएगा। इसलिए यही बाधा हो रही थी। जब तक कि 300 राज्य को एक साथ मिला नहीं दिया जाए तब तक एकीकरण होना संभव ही नहीं माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राज जागृति का प्रतिफल है। यह ऐसी भावना है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरह से लोगों को एकजुट करती है। देखो राष्ट्रवाद होता क्या है समझिएगा। राष्ट्रवाद एक ऐसा आधुनिक विश्व की राज्य है। राष्ट्रवाद एक ऐसा राज्य है जो जागृति, राज्य की जागृति का प्रतिफल है, यानी कि राज्य को जगाने का काम करता है, राज्य को जगाने का काम करता है। ठीक है, यह ऐसी भावना है जो भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र हर तरह से लोगों को एकजुट करने का काम करती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन का क्या भूमिका रही। बोला क्वेश्चन में कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही है, समझिएगा। धर्म सुधार
आंदोलन में ने भारतीय नेताओं को भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया। समझिएगा, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म को सुधारने वाले आंदोलन ने भारतीय नेताओं को भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलनों को अपने समर्थन दिया। राजा राम मोहन राय अंतरराष्ट्रीयता के समर्थन बन गए, यानी राजा राम मोहन राय जो थे वो अंतरराष्ट्रीयता के समर्थक बन गए। उन्होंने 1821 की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर निराशा प्रकट की। यानी जब नेपल्स हार गया 1821 में, इन्होंने क्या किए, विफलता पर निराशा प्रकट किया। इन्होंने निराश हो गए, भाई ये नेपल्स कैसे हार गया, ये तो हारने वाला था ही नहीं, लेकिन हार कैसे गया भाई। और 1823 की स्पेनिश आंदोलन की सफलता पर हर्ष प्रकट किया। हर्ष मैंने क्या होता है, दुख प्रकट किया। यानी जब स्पेनिश आंदोलन की सफलता हुआ तो इन्होंने क्या किए, हर्ष दुख प्रकट किए कि भाई हर्ष कैसे जीत गया, ये तो स्पेनिश जीतने वाला नहीं था, लेकिन ये जीत कैसे गया, इसको तो हारना चाहिए। यानी इन्होंने बहुत तरह से हर्ष दुखी प्रकट किए, अपने मन में अपने आप में दुखी हुए, है ना। हर्ष में उल्लास में होता है ना, खुशी होता है, सॉरी माफ करना, हर्ष में खुशी होता है, ठीक है, खुशी महसूस किए, माफ करना भाई दिवस उठ गया था, खुशी प्रकट किया। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीयता की भावना सबल हुई। मतलब बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीयता की भावना जो है सबल माने मजबूत होने लगा। यानी सब लोग सोचने लगा कि हम अपने राष्ट्र को जो है ना आजाद करेंगे, हम अपने देश को आजाद करेंगे, और सब अपने राष्ट्र के प्रति सोचना मरना मिटना चालू कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय होगा, तो आप देख लेना भूले। और यही 3 से 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है, ध्यान रहे, ठीक है, इससे ज्यादा पूछने वाला नहीं है। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। बोला गया है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। समझिएगा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में यह कहा गया है। क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा कि राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण देशों एवं राज्यों को स्वतंत्र होना था। राष्ट्रवाद का मुख्य कारण यह था कि हमारे देश और राज्य को स्वतंत्र होना ही पड़ेगा। अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो काम चलने वाला नहीं है। हम कितने दिनों तक दूसरे को गुलाम रहेंगे, ठीक है, दूसरे के अधीन ना रहना था। यानी इन लोगों ने सोच लिए थे कि कितने दिनों तक हम लोग दूसरे के अधीन में रहेंगे, हम दूसरे के अधीन में रहने वाले नहीं हैं। जैसा कि इस बारे में यह कहा गया है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। बोला गया है कि जैसा कि इस बारे में ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मतलब बोला गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक में रहने वाले लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है, एकजुट लाने का प्रयास करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। बोला कि राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी है वो कब से पनपा है कि जिस समय पुनर्जागरण काल था उस समय से ही इसका बीजारोपण हो चुका, यूरोप में ही हो चुका है, ठीक है। लेकिन 1789 है ना, 89 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। बोला गया 1789 ईस्वी से ये क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से, और ये प्रबल हो गया और ये उबलने लगा कि नहीं ये जो है हमको करना ही पड़ेगा। राष्ट्रीयता की भावना जगने लगा सब लोगों में। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज क्रांति के पश्चात
नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोला गया है कि जब यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के बाद के विकास में फ्रांस राज क्रांति के पश्चात, यानी राजा की जो क्रांति हुई उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीति को अविभाज्य वर्गीय परिवेश से अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों एवं सर्व साधन के वस्तु बना दिया। बोला गया है कि फ्रांसीसी क्रांति की राजनीति को जो है क्या किया, अभिजातीय वर्गीय परिवेश को से बाहर कर दिया, अभिजातीय वर्गीय से बाहर कर दिया और उसे क्या करने लगा, अखबारों के माध्यम से लोगों को बताने लगा, सड़कों के माध्यम से बताने लगा और सर्व साधन के माध्यम से उसको बताने लगा। ठीक है, जिस कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मतलब इसी कारण से क्या हुआ, राष्ट्रवाद में उदय का कारण बना। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर लें और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में छापते रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, राष्ट्रवाद का यह प्रभाव पड़ा कि जो भी राज्य या देश दूसरे के अधीन थे वह सभी संगठित हो गए। यानी इससे यह प्रभाव पड़ा कि जो भी राज्य या देश दूसरे के अधीन थे सभी लोग में जागृति जगने लगे, भाई वहां ऐसा हुआ था, हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी आजाद हो जाएंगे, तथा राष्ट्रवाद के अंतर्गत वे स्वतंत्र हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोला है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। मतलब यूनान में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला उसके बारे में बताइए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के विवरण देते हुए यह कहा गया है कि यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। बोला गया है कि यूनान जो है अपना गौरवमय अतीत को लेकर चलता आ रहा था। यूनान पश्चात जगत के ज्ञान का एक मुख्य केंद्र था। लगे यूनान जो थे पाश्चात्य जगत के ज्ञान का एक केंद्र था। फिर भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, लेकिन बोला यूनान जो था तुर्की साम्राज्य के अधीन था। परंतु फ्रांसीसी क्रांति से यूनानी में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ उसके बाद यूनान में राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी और क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी, फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए यूनान में आंदोलन चलाए। यानी बोला कि तुर्की से आंदोलन चलाए इन्होंने, यूनान वासियों ने, लेकिन वो जाति धर्म से सब एक ही था, लेकिन उससे अलग होने के लिए, उससे आजादी पाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाने लगे। इसके लिए उन्होंने हिटेरिया फिलाइक नामक, मतलब इन्होंने जो है उसके लिए आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किए, हिटेरिया फिलाइक नामक क्या किए, संस्था की स्थापना की और ओडेसा नामक स्थान पर इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। बोला गया है कि ये संस्था का स्थापना कहाँ किया, ओडेसा नामक स्थान पर। इसका उद्देश्य क्या था, तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करना ही था। बोला गया है इसका उद्देश्य था कि तुर्की शासन को यहां से भगाना है और हम अपने यूनान को स्वतंत्र बनाना है। परंतु यूनान में विस्फोटक स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न उन लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। बोला गया कि विस्फोटक स्थिति तब बन गया, यानी कि वहां आंदोलन और विस्फोट हो गया। कब से, तब से जब यानी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उसको कुचलना प्रारंभ कर दिया, मारना चालू कर दिया, पीटना चालू कर दिया, है ना। तो उस समय से और ये विस्फोटक बन गया और 1821 ईस्वी में
अलेक्जेंडर सिलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। अब इन्होंने क्या किए, अलेक्जेंडर सिलांटी ने वहां और आंदोलन करना चालू कर दिए। तो चालू हो गए। आगे चलकर 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? फिर आगे चलकर 21 में आंदोलन हुआ। किसने किए? अलेक्जेंडर सिलांटी ने। फिर 27 में क्या हुआ? लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन किए। ताकि तुर्की के खिलाफ किया, उनका बोला तुम बेकार हो, तुम सभी से युद्ध करते रहते हो, और सब मिलकर क्या किया? यूनान का समर्थन किया। उसको उससे लड़ने का सब लोग तन गया कि नहीं हम तुमसे लड़ेंगे तुर्की, है ना। चलिए, समर्थन किया, है ना। बाद में क्या हुआ? मैं संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया कि भाई तुम्हारे साथ में हम कार्रवाई करेंगे। जब तुम्हारे साथ में हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप लोग शांत होने वाले नहीं है, तुर्की को बोल रहा है। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। बोला तीनों जगह की सेना जो थी, कहां भाई? नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुआ। उस समय तुर्की के समर्थन में एक केवल मिस्र के सेना आई। बोला उस समय जो था मिस्र की सेना किसके समर्थन में थे? तुर्की के समर्थन में थे। सेना आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई, जिससे यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया एवं बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। यानी बवेरिया के शासक थे ओटो, ओटो को एक स्वतंत्र यूनान का राजा बनाया गया, शासक बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट में यह है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गेरिबाल्डी के योगदान को बतावें। देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गेरिबाल्डी के योगदान में सर्वप्रथम मेजनी के बारे में यह कहा गया है। मतलब सबसे पहले हम मेजनी के बारे में बताएंगे, फिर काबूल के बारे में बताएंगे, फिर गेरिबाल्डी के बारे में बताएंगे। ठीक है। मेजनी के बारे में बताया गया है कि मेजनी एक प्रसिद्ध साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। बोला गया है कि मेजनी जो थे एक प्रसिद्ध साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार वाले थे। इनमें आदर्शवादी गुण अधिक था और व्यवहारिक गुण कम था। उन्होंने 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। यानी कि 1800 जो है 31 में जो है क्या कि मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया और संस्था ने मेजनी इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आगे चलकर मेजनी ने आगे क्या की? इन्होंने आगे चलकर मेजनी जो है यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर इटली में चल रहे एकीकरण को प्रोत्साहित किया, जिससे एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी मार्ग यहीं से खुला, मार्ग यहीं से खुला है। ठीक है। इटली के एकीकरण में काबूल का विशेष योगदान माना जाता है। इससे ज्यादा योगदान किसका है? काबूल का है। मेजनी से ज्यादा योगदान किसका है? काबूल का है। काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। बोला गया है कि इन्होंने जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़े जो बाधा जो थी इसके लिए वो ऑस्ट्रिया था। वो ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। कौन? काउंट काबूल। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यानी क्या किए? ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबूल ने फ्रांस से दोस्ती कर ली तथा 1853 से 54 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में काबूल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया। क्या हो गया भाई? फ्रांस से सम्मिलित, फ्रांस के साथ मिल गया। कौन? काउंट काबूल। ठीक है। घोषणा कर दी कि आगे चलकर, और यह भी घोषणा कर दी, सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, भाई हम सम्मिलित हो रहे हैं। किसके तरफ से? फ्रांस की तरफ से हम आ रहे हैं। किसको बोल दिया? ऑस्ट्रिया को बोल दिया फ्रांस से लड़ने वाले हैं, फ्रांस की तरफ से लड़ने वाले हैं, तुम सतर्क हो जाओ। ठीक है। तो फिर जो देखा जाएगा। और 1859-60 में ऑस्ट्रिया और
पीरामाउंट में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। बताओ, इटली के समर्थन में फ्रांस क्या किए, अपना सेना को उतार डाला, या तुम लड़ो ऑस्ट्रिया से, जिससे ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह पराजित होने लगी और एकीकरण का मार्ग दिखने लगा। इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का अच्छा योगदान माना जाता है। गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। उसने अपने समय में यानी अपने राज्य में अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इन्होंने क्या किए, इन्होंने एक अपने स्वयंसेवक और कर्मचारी का एक सेना बनाया और सेना बनाकर उन्होंने इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर डाले, आक्रमण किया, जिससे इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी इटली का एकीकरण हुआ। इस तरह स्पष्ट है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गेरिबाल्डी का अत्यंत ही सराहनीय योगदान रहा है। वास्तव में इसके सहयोग से ही इटली का एकीकरण हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। या कुछ नहीं बोलेंगे आप लोगों से, अगर अच्छा लग रहा है तो। अब यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।